दूसरों का इलाज ठीक से न कर पाए, ये साजिश का दूसरा पार्ट। तो साजिश का दूसरा पार्ट है और इस तरह की बात करते दिखाई दे रहे हैं वसीम रिजवी साहब। बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने तबलीगी जमात पर। उनका कहना है कि ये एक आत्मघाती हमला करना चाहती थी ये जमात, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के मारने की साजिश थी। और इस साजिश में जाकिर नायक पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जाकिर नायक भी शामिल है और डॉक्टरों को परेशान करना चाहती है ताकि वो सही तरीके से इलाज ना कर पाए और ज्यादा से ज्यादा कोरोना संक्रमित जो लोग हैं वो भारत में बढ़े। तो इस तरह के आरोप लगाए हैं वसीम रिजवी ने। उन्होंने कहा है कि तबलीगी जमात एक आत्मघाती हमला करना चाहती थी और करीब करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को मारने की उनकी ये साजिश थी। जिस तरह से एक के बाद एक मामले निकल कर आए हैं तबलीगी जमात से जुड़े हुए, लगातार वसीम रिजवी की अगर बात की जाए तो वो हमलावर रहे हैं तबलीगी जमात पर। और आज एक और बयान वसीम रिजवी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जमात के लोग हैं वो एक आत्मघाती की तरह काम कर रहे हैं। उनकी कोशिश थी कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को मारने की साजिश की जाए और जाकिर नायक का नाम भी उन्होंने लिया है कि इस पूरे मसले में शामिल है जाकिर नायक। वो डॉक्टरों को परेशान करना चाहते हैं। जिस तरह से अलग अलग जगहों से खबर आई कि जो जमाती हैं वो अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं, डॉक्टरों को परेशान करने की साजिश रच रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं, पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। तो उनका कहना था डॉक्टरों को परेशान करने की साजिश का हिस्सा भी तबलीगी जमात है। तो तबलीगी जमात पर बड़ा आरोप लगाया है वसीम रिजवी ने। तबलीगी जमात पर आरोप लगाते हुए उन्होंने आत्मघाती कहा है जमात के लोगों को। उनका कहना है कि आत्मघाती हमला करना चाहती थी जमात और यही वजह थी कि उनकी साजिश में 1 लाख से ज्यादा भारत के लोगों को संक्रमित करना था, मारने की बात की जा रही है। और हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि वसीम रिजवी से हमारी बातचीत हो जाए, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये बयान उन्होंने क्यों दिया है, क्या वजह है इसके पीछे, लेकिन फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन खबर आपको एक बार फिर से बता दे कि तबलीगी जमात पर बड़ा आरोप लगाते हुए वसीम रिजवी ने तबलीगी जमात पर आत्मघाती हमला करने की बात कही। उन्होंने कहा कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को मारने की इनकी साजिश थी, जिसमें कि जाकिर नायक भी शामिल था। और इस तरह की हरकतें तबलीगी जमात लगातार कर रहा है जिससे डॉक्टर परेशान हो जाए और वो इलाज में कोताही बरते। तो उन्होंने क्या कहा एक बार फिर आप सुनिए कि वसीम रिजवी ने आखिर कहा क्या है। जितनी बड़ी संख्या में जमाती कोरोना पॉजिटिव हिंदुस्तान में पकड़े जा रहे हैं, उससे साफ है कि तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस के जरिए आत्मघाती हमला हिंदुस्तान पर करने की साजिश की थी। आंकड़े देखकर लगता है कि जमातियों की साजिश 1 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मारने की थी। मलेशिया जमातियों की भूमिका इस कोरोना आत्मघाती हमले में अहम होने की वजह से जाकिर नायक जो मलेशिया में रह रहा है उसका भी इस साजिश में शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। जो जमाती बम डिफ्यूज होकर अस्पताल पहुंच गए हैं वो डॉक्टरों को इसलिए परेशान कर रहे हैं कि डॉक्टर हिम्मत हार जाए और दूसरों का इलाज ठीक से न कर पाए। ये साजिश का दूसरा। तो जमाती जिस तरह से, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब इस वक्त जुड़ रहे हैं। शबाब, वसीम रिजवी का एक और बयान आया है तबलीगी जमात को लेकर और उन्होंने तबलीगी जमात के तमाम वो लोग जो कोरोना संक्रमित है उनको आत्मघाती बता दिया है। बिल्कुल, देखिए वसीम रिजवी लगातार जमातियों को लेकर के, अपने बयानों को लेकर के चर्चा में है। कल उन्होंने एक फतवा ईरान से मंगवाया था जिसमें उन्होंने ये सवाल पूछा था कि क्यों नहीं जो लोग इस महामारी को फैला रहे हैं उन्हीं से ही इसका हर्जाना वसूला जाए। तो इस बात पर ईरान से फतवा आया था, ये भी मामला चढ़ा था। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद साद जो निजामुद्दीन के मौलाना थे, उन पर उन्होंने गिरफ्तारी की बात कही थी। उसी कड़ी में आज वसीम रिजवी ने एक और बात कही है। जाकिर नायक को लेकर के ये बयान है। जाकिर नायक, आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में उनके ऊपर बैन लगा हुआ है और वो इस समय मलेशिया में रहते हैं। उन्होंने वसीम रिजवी ने इस बात को कहा है कि इस पूरी साजिश में जाकिर नायक का भी हाथ हो सकता है। और चूंकि मलेशिया में मुसलमान आबादी बहुत बड़ी तादाद में है और वहां के लोग जमात
जमात से जुड़े रहते हैं तो मुमकिन है कि इसके पीछे सोची समझी साजिश हो और इसे जाकिर नायक ने अंजाम दिलवाया हो। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। खबर है कि इस बैठक में सीएम योगी ने राज्य में मास्क पहनने का आदेश सख्ती से लागू करवाने के लिए कहा है। उन्होंने राज्य में 15 जिलों में सील किए 12 हॉटस्पॉट में सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए। साथ ही लोगों को परेशानी से बचाने के लिए उन्होंने सील किए गए इलाकों में दूध, राशन, फल और सब्जी समेत दूसरा जरूरी जो सामान है वो मुहैया कराने का निर्देश भी दिया। यूपी के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हृदय नारायण जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हालात हैं और उनको देखकर 15 जिलों में पूरी तरीके से जो हॉटस्पॉट है उनको सील किया गया है, स्थिति क्या नजर आ रही है? आने वाले वक्त में क्या खास तैयारियां सरकार की तरफ से? कोरोना महामारी से पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व परेशान है और ये अपने ढंग का पहला इतिहास में पहला मौका है जब सारी दुनिया के लोग व्यथित हैं, पीड़ित हैं, भयग्रस्त हैं। अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन घोषित किया था। उस लॉकडाउन के सुखद परिणाम आ रहे थे। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में इस महामारी से जूझने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर प्रयास जारी हैं। अधिकारियों की अलग अलग टीमें हैं, लगातार विचार विमर्श हो रहे हैं, निर्देशों का क्रियान्वयन भी हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी की अपील पर ज़्यादातर 99% लोग घरों से नहीं निकले। एक सुंदर वातावरण बन रहा था, लेकिन बीच में तबलीगी जमात के अनुशासनहीनता के कारण इस वातावरण में थोड़ा सा निराशा आई है। लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, हर तरह से मामले को ठीक करने की, जहां कहीं कोई कमी है उसे दूर करने की, उन व्यवस्थाओं के आधार पर हम सब उत्तर प्रदेश के लोग इस महामारी पर विजय पा लेंगे। अभी आपके ही प्रतिष्ठित चैनल द्वारा बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों का अनुपालन सरकारी तंत्र करा रहा है। इस बार एक नई बात देखने को मिल रही है कि जहां पुलिस के बारे में आम जनता के लोगों के बीच में अच्छी छवि नहीं थी, वहां पुलिस एक संकट मोचक के रूप में, मित्र के रूप में, भाई के रूप में, परिजन के रूप में अपनी जान हथेली पर रखकर लगातार काम कर रही है। स्वास्थ्यकर्मी भी अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं और देश का पूरा समाचार माध्यम, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट हो, ऐसे सारे समाचार माध्यम भी पूरी जिम्मेदारी के साथ आम जनता का जागरण कर रहे हैं और उस जागरण के फायदे भी दिखाई पड़ रहे हैं। लोग अपने घरों में अनुशासित हैं। कहीं कहीं ऐसी कमियां दिखाई पड़ती हैं, वो ज़्यादातर लोग घरों में। जी हृदय नारायण दीक्षित जी, फिलहाल ये खबरें कितने हद तक सही हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ाए जा सकते हैं? क्या इस मुद्दे पर भी विचार किया जा रहा है कि लॉकडाउन जो है उत्तर प्रदेश की स्थितियों को, वर्तमान स्थितियों को देखते हुए आगे और बढ़ सकता है? कुछ और इलाके हैं जो भविष्य में भी और सील किए जा सकते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की, माननीय योगी जी की, राज्य सरकार की, इन सरकारों का काम करने का तरीका सबके परामर्श से आगे चलने का रहा है। और चूंकि ये महामारी है और एक ऐसी महामारी जिसका ना तो उपचार उपलब्ध है, न कोई टीका उपलब्ध है, इस महामारी से जूझने के लिए सबका परामर्श बड़ा आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल की। कल देश के सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श हुआ। उस विचार विमर्श में तमाम तरह के पक्ष विचार आए। उनमें से एक विचार ये भी था कि इस पर पुनर्विचार करते समय ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियां क्या हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर आगे कहा है कि हम देश के सभी मुख्यमंत्रियों से परामर्श के बाद ही ऐसा कोई निर्णय लेंगे। लॉकडाउन से लाभ हुआ है, निश्चित रूप से लाभ हुआ है। थोड़ी थोड़ी जहां कहीं अनुशासनहीनता हुई है वहीं क्षति हुई है। इस अनुशासनहीनता को दूर करते हुए अगर जरूरी हुआ, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकेत दिया, तो अगर वो बढ़ाते हैं तो पूरे देश को उनका स्वागत करना चाहिए और पूरा देश उनका स्वागत करेगा भी,
क्योंकि इस बीमारी का और कोई विकल्प नहीं। जी हृदय नारायण दीक्षित जी, ये केंद्र सरकार की नीतियां अब क्या रहने वाली हैं कोरोना वायरस को लेकर? आगे लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, यह अभी विचार विमर्श के बाद तय होगा जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इन स्थितियों को देखते हुए जिस तरीके से 15 इलाकों के जो हॉटस्पॉट हैं उन्हें सील किया गया है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या इस पर भी राज्य सरकार, योगी सरकार मंथन कर रही है कि यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन अभी और बढ़ सकता है, या जो सील किए गए हैं हॉटस्पॉट उन्हें, उनका जो वक्त है 15 तारीख की सुबह तक, वो अभी और बढ़ाया जा सकता है? हॉटस्पॉट को सील करना ये बहुत सुंदर सा निर्णय है जी। पूरी जनता को परेशान न करना, और जो प्रभावित क्षेत्र है उसको प्रत्येक तरह से वहाँ से संक्रमण का बाहर ना आना, वहाँ पर किसी का प्रवेश न करना कि कोई संक्रमित ना हो जाए, ये एक अच्छी नीति है। कल इसको लेकर थोड़ा सा भ्रम भी पैदा हो गया था, पता नहीं कैसे सोशल मीडिया से या कैसे समाचारों का आदान प्रदान हुआ, लोगों ने ये माना कि ये पूरे सभी जिले चले गए उसमें सीलबंदी में, लेकिन ऐसा था नहीं। ये एक अच्छी रणनीति है कि प्रभावित क्षेत्र को ही सीमाबद्ध करके वहाँ पर उपचार की व्यवस्था करना और लोगों को सारे सामान मुहैया कराना। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर सभी शहरी क्षेत्रों तक तमाम तरह के उपाय किए हैं। निःशुल्क राशन देना ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में गरीबों को, उनको देना, जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उनको देना, जिनके पास श्रमिक होने का कार्ड है या परिचय है, मनरेगा वालों को देना, और जो किसी भी श्रेणी में नहीं आता उसको भी प्रशासन द्वारा भोजन की सुविधाएं दी जा रही। एक स्वागत योग्य कदम है, और आगे जैसा भी निर्णय सरकार करेगी लॉकडाउन को लेकर, माननीय प्रधानमंत्री जी को निर्णय करना है। स्थानीय स्तर पर उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 22-23 करोड़ की आबादी वाले राज्य में लोगों को, संदिग्ध को ढूंढना, खोजना, ये थोड़ा कठिन काम है। कठिन काम है योगी जी जी। की सरकार ने ये किया है कि एक निश्चित जिलों के भीतर एक छोटे हिस्से को ही सीलबंद किया है। इसका सम्मान करना चाहिए, सबको इस नियम का पालन भी करना चाहिए। बिल्कुल, सबको इसका पालन करना चाहिए, तभी आप अपने और अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं। हृदय नारायण दीक्षित जी, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ चुनौती इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बड़ा राज्य है। अब आप जिस तरीके से कह रहे हैं लोगों को यहाँ पर ढूंढना मुश्किल है, उनके टेस्ट, लेकिन सरकार की तरफ से इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो अस्पताल में ज्यादा बेड अरेंज करने हो या अब जो टेस्ट हैं वो अलग अलग जगहों पर और ज्यादा उसकी संख्या बढ़ाने में, ताकि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो, ज्यादा अगर कोई केस है तो जल्द से जल्द पता चले और उन्हें वहीं रोका जा सके। इन सब दिशाओं में क्या काम हो रहे हैं सरकार की तरफ से? सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों के साथ जिला अस्पतालों में भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने, स्थापित करने का निर्णय लिया है, और इसी को क्रियान्वित करने की दृष्टि से इस विषय से जुड़े सभी उपकरण, चिकित्सकीय सुविधाएं और जहां कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना है, इस दृष्टि से मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड नाम का एक कोष स्थापित किया है। इस कोष में सभी माननीय विधायकों की इस वर्ष की पूरी विधायक निधि और वेतन, अनेक विधायकों ने अपना 1 माह का वेतन दिया था, अब 30% वेतन भी इसी निधि में जाना है। इसके अलावा भी इस निधि को लोग सहयोग कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में चिकित्सकीय सुविधाओं की दृष्टि से एक बड़ा व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। इसे बाईफोकल देखना चाहिए, 2 दृष्टियों से। एक की तत्काल जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर जांच की, उपचार की सारी सुविधाएं मुहैया कराना, जो योगी जी की सरकार करने जा रही, और दूसरा ये कि दीर्घकालिक उपायों की दृष्टि से भी जो जरूरी हो, जो 1 महीने बाद हो सकता है, जो 2 महीने बाद हो सकता है, कुछ तो तत्काल लगातार करते जाना, कुछ को आगे करते जाना, इस दृष्टि से लगातार विचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जनगण मन को कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। योगी जी का नेतृत्व और उनका काम धाम सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जागना और फोन पर बने रहना, लोगों से संपर्क साधना, हर तरह से व्यवस्था को चाक चौबंद करना, ऐसा किया जा रहा है। हृदय नारायण दीक्षित जी, जिस तरीके की व्यवस्था आप बता रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर ये विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद आगे तय किया जाएगा, क्योंकि 13 तारीख को भी कहा जा रहा था समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद 15 तारीख को क्या करना है वो तय होगा। लेकिन अभी क्या जानकारी मिल पा रही, जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी रोकथाम के लिए क्या और भी ऐसे जिले हैं
जो हॉटस्पॉट के तौर पर और भी आने वाले दिन में सील किए जा सकते हैं, या जो 15 अप्रैल तक की तारीख है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है 30 तक? कुछ ऐसी भी जानकारी, जो खबरें ऐसी आ रही थी, आप जैसे सोशल साइट्स की बात कर रहे हैं तो वहां इस तरीके की भी कई खबरें चल रही थी, तो क्या इनमें कोई सच्चाई है? इन जिलों के आगे और जिलों को भी शामिल किया जाना, इस बात में तो अभी प्रत्यक्ष रूप में कहीं कोई सच्चाई नहीं दिखाई पड़ती। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जहां पर ज़्यादा मामले हैं उन जिलों के उन सुनिश्चित क्षेत्रों को ही, जिन्हें हॉट स्पॉट कहा जा रहा है इस समय, उन्हीं केंद्रों को ही ध्यान में रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले पर सरकार की सजग दृष्टि है, ठीक विजिलेंस का काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तक ये खबर पहुंचाने के लिए कि फिलहाल क्या स्थिति है और सरकार उससे लड़ने के लिए, उससे उभरने के लिए क्या कदम उठा रही है। उधर दुनिया भर में कोरोना के मामले जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से इसका मुकाबला करने के लिए दवा की खोज भी चल रही है। चीन और अमेरिका के कई वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि एक दवा है जो इस बीमारी पर काबू पाने में काफी मददगार साबित हो सकती है। दुनिया भर में जारी लॉकडाउन के बावजूद लोग इस वायरस का शिकार बन रहे हैं। खतरा इतना बढ़ा है कि दुनिया भर की फार्मा कंपनियां इस वायरस का तोड़ तलाशने में जुटी हैं। कोरोना वायरस को रोकने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि पोलियो की तरह ही कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली जाए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दिया और जानवरों पर इसका टेस्ट भी किया गया है, लेकिन इंसानों के लिए इस वैक्सीन को तैयार होने में अभी 1 से 1.5 साल का वक्त लग सकता है। So we need to make sure it's safe, and we need to make sure it works. That entire process will take at least a year and a half. So when we hear talk about a vaccine's going to be ready in a couple of months, it won't be ready for being deployed. It's going to take a while. कोरोना पर काबू पाने का दूसरा तरीका है एंटीवायरल दवा, यानी वो दवा जो शरीर में मौजूद वायरस को खत्म कर सके। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अमेरिका की गिलियड नाम की फार्मा कंपनी के पास ऐसी एक दवा मौजूद है, रेमडेसिविर। कोरोना की ही तरह वायरस से फैलने वाली सार्स और मर्स बीमारियों के इलाज के लिए रेमडेसिविर को बनाया गया था, लेकिन अब ये दवा कोरोना के खिलाफ जंग में अमेरिका की सबसे बड़ी उम्मीद बन गई है। We should know within a period of a few months, several months, whether or not this particular drug works. If it does, the implementation of that would be almost immediate. इस दवा को सबसे पहले चीन के वुहान शहर में कोरोना के कुछ मरीजों पर इस्तेमाल किया गया। नतीजे चौंकाने वाले निकले। मरीजों की हालत में सुधार को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने अपने यहाँ इस दवा के ट्रायल की मंजूरी दे दी। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर जग सिंह भी ऐसे ही मरीजों में से एक है। कोरोना के मरीजों के इलाज के दौरान ही डॉक्टर सिंह खुद इस बीमारी के शिकार हो गए। जल्द ही वायरस उनके फेफड़ों तक पहुंच चुका था। I would say, very surprised when I had the opportunity of looking at my chest X-ray. It did not look great. डॉक्टर सिंह की लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए उन पर रेमडेसिविर दवा इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया। खून के जरिए दवा उनके जिस्म में इंजेक्ट कर दी गई और 3 दिन के अंदर ही डॉक्टर सिंह की हालत में सुधार नजर आने लगा। हफ्ते भर के बाद डॉक्टर सिंह को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब सवाल ये कि आखिर रेमडेसिविर काम कैसे करती है? This is an antiviral drug and it is designed to slow down or stop the virus from multiplying. So once the virus cannot multiply anymore, then the virus load goes down and the body's normal healing systems can take over and help the healing process. यानी ये दवा शरीर में मौजूद वायरस को बढ़ने से रोक देती है। ऐसे में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बल मिलता है और शरीर में मौजूद एंटीबॉडी वायरस को खत्म कर देती है। अमेरिका में डॉक्टर सिंह जैसे करीब 1000 से ज्यादा कोरोना पेशेंट्स को अब तक रेमडेसिविर की डोज ट्रायल के तौर पर दी जा चुकी है। इन मरीजों पर दवा के असर को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा चीन और इटली में भी इस दवाई का ट्रायल जारी है। उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के आखिर तक इतने आंकड़े जुटा लिए जाएंगे कि इस दवा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सके, यानी कोरोना को हराने की जंग में एक
मजबूत पहल हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के मरीजों की पहचान के लिए रैपिड टेस्ट करवाने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिण कोरिया से 1 लाख टेस्ट किट खरीदने के लिए ऑर्डर कर दिया है। बताया गया है कि जैसे ही ये किट आएगी, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर रैपिड टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि रैपिड टेस्टिंग के बाद ही वो जो आंकड़ा है कि कितने लोग संक्रमित हैं, उसका ठीक पता लगाया जा सकेगा। इधर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो महत्वपूर्ण खबर है वो यही है कि कोरोना के मरीजों की पहचान के लिए रैपिड टेस्ट करवाने की तैयारी हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिण कोरिया से 1 लाख टेस्ट किट खरीदने के लिए ऑर्डर किया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही ये किट आएंगी, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। और इधर गुजरात के दाहोद में इंदौर से आए एक परिवार की 9 साल की बच्ची को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। बच्ची अपने दादाजी की मौत के बाद परिवार के साथ इंदौर आई थी, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे परिवार को क्वारंटीन करके कोरोना की जांच करवाई थी, जिसके बाद वहां परिवार के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई। वहीं 9 साल की बच्ची की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। इसी के साथ दाहोद में कोरोना का ये पहला केस बताया जा रहा है। और गुजरात से खबर है, जहां छोटा उदयपुर में ही 2 साल की एक बच्ची की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। बच्ची के दादा हाल ही में दिल्ली के तबलीगी जमात में शामिल हुए थे, जिसके बाद हुए जांच में वो कोरोना से संक्रमित हो गए थे। इसी के बाद उनके पूरे परिवार को क्वारंटीन कर चेकअप करवाया गया, जिसमें बाकी लोग तो स्वस्थ निकले, लेकिन नन्ही बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गुजरात में अब कोरोना से संक्रमित बच्चों की संख्या 3 पहुंच गई है। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रशासन ने सील किए गए इलाकों में जरूरी सामान की सप्लाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने लोगों से जरूरी सामान के लिए परेशान नहीं होने की अपील की है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए 22 हॉटस्पॉट इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया गया। इन इलाकों में लोगों के आने जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और जरूरी सामान की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। ऐसे में प्रशासन ने दूध, दवा और सब्जियां समेत दूसरा जरूरी सामान घर पहुंचाने का भरोसा दिया है। जैसा कि आप सब अवगत हैं, मेरा नाम संतोष है, मैं सचिव मंडी नोएडा हूं। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि पहले से ही पूरे प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के आदेश से नोएडा को 22 हॉटस्पॉट इस जगहों में चिन्हित किया गया है। उन 22 हॉटस्पॉट जगहों के लिए ये 22 से लेकर करीब 30 से 35 गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, जो होम डोर टू डोर डिलीवरी करेंगी। कृपया सभी उन सोसाइटियों में रहने वालों से सभी से मेरा गुजारिश है कि किसी प्रकार के कोई पैनिक या किसी प्रकार का कुछ भी घबराए नहीं। उनको सब सामान उनके डोर टू डोर स्टेप पे मुहैया कराई जाएंगी और जो गाड़ियों की टाइमिंग रहेगी वो 9:30 बजे से लेके 1 बजे तक या 12:30 बजे तक गाड़ियों की डिलीवरी रहेगी। पर डे गाड़ियाँ और सब नंबर पेपर में हर जगह फ्लैश किए जा रहे हैं। किसी प्रकार के कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। हर जगह पे फल सब्जी हर चीज़ की सुविधाएँ मिलती रहेंगी। और इस वक्त की अहम खबर ये कि कोरोना की जंग से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को बड़े पैकेज की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन बेहतर करने के लिए खास पैकेज दे रही है, जिसके तहत 3 चरणों में जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक केंद्र सरकार राज्यों को पैसा देगी, जिसमें पहले चरण में जनवरी 2020 से जून 2020 तक के लिए राज्यों को पैसा भेजा गया है, जबकि दूसरे चरण जुलाई 2020 से मार्च 2021 और तीसरे चरण में अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक के लिए पैसा भेजा जाएगा। राज्यों को दिए जाने वाले इस पैसे का इस्तेमाल कोविड हॉस्पिटल, आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू, वेंटिलेटर्स, पीपीई किट, मास्क और हेल्थ वर्कर की नियुक्ति जैसे मामलों में खर्च किया जा सकेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और इसी के साथ ही महाराष्ट्र से खबर है ये कि नागपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। आज से नागपुर में सड़क पर थूकने वाले लोगों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। नगर निगम ने सड़क या सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर नजर रखने के लिए टीम भी बनाई है। अब तक सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 200 रुपए का जुर्माना लगता था। इधर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए यूपी के 15 जिलों के हॉटस्पॉट सील करने के आदेश के बाद बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह काम पर लग गया है।
बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी ने यहां के 3 हॉटस्पॉट पर बैरिकेडिंग कर इन्हें पूरी तरह सील कर दिया है और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है। यहां तक कि घर से बाहर निकलने पर गिरफ्तारी तक की चेतावनी दी गई है। मुंबई के धारावी से खबर है, जहां लॉकडाउन का पालन कराना पुलिस के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। ऐसे में अब धारावी इलाके में पुलिस ने ड्रोन से निगरानी करनी शुरू कर दी है। ड्रोन की मदद से पुलिस को उन इलाकों की पहचान करना आसान होगा जहां भीड़ जुट रही है। ड्रोन की मदद से पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी शुरू कर दी है। तो ड्रोन बहुत महत्वपूर्ण और कारगर साबित हो रहा है कोरोना वायरस के दौरान नियमों के पालन को लेकर, क्योंकि कई जगह धारावी में ऐसे लोग हैं जहां पर अभी भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, भीड़ लगा दे रहे हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस ने ये तैयारी की है, नाकाबंदी तो की ही गई है, लेकिन अब ड्रोन से निगाह रखी जा रही है उन लोगों पर जो नियमों का पालन नहीं कर रहे या नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। जयपुर पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान मरीजों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाने में जुटे 2 झोलाछाप डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि जयपुर के ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग डॉक्टर बनकर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने जयपुर के मानपुर और सिकराय इलाकों में छापेमारी की। पुलिस के आने की खबर पाकर दोनों झोलाछाप डॉक्टरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। एक तो वैसे ही कोरोना वायरस से लोग दहशत में हैं, जो बीमार लोग हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा भरोसा डॉक्टरों का ही है, लेकिन ऐसे डॉक्टरों के भरोसे को तोड़ते हुए ये झोलाछाप डॉक्टर नजर आ रहे हैं जो डॉक्टरों के नाम को बदनाम कर रहे हैं और किस तरह से वो अभी तक लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे थे और आगे आने वाले समय में डाल सकते थे। इसी के तहत पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने छापेमारी की और यहाँ भी इन डॉक्टरों ने, झोलाछाप डॉक्टरों ने हार नहीं मानी, भागने की कोशिश की, तो फिर दौड़कर पुलिस ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। छत्तीसगढ़ से खबर, जहां कोंडा गांव में 10वीं के एक छात्र ने घर पर रखे कबाड़ से जुगाड़ कर घर के गेट पर ही सैनिटाइजेशन टनल बनाया है। आयुष नाम के छात्र ने लोगों को सैनिटाइजेशन की सुविधा देने के लिए घर में पड़े कबाड़ और प्लास्टिक पाइप के जरिए सैनिटाइजर टनल बनाया है। जुगाड़ से बने सैनिटाइजिंग टनल का उपयोग आम जनता से लेकर पुलिस के जवान तक कर रहे हैं। अपनी छुट्टियों के समय का उपयोग करते हुए घर में पड़े कुछ सामानों से ये सैनिटाइजिंग टनल बनाया, जिसे बनाने में मुझे 2 घंटे का समय लगा। इसमें हमने एक मैट लगाया है जिसके नीचे प्रेशर स्विच सिस्टम से लगा है, जिसके ऊपर कोई खड़े होता है तो यह चालू होता है और हटने से फिर तुरंत बंद हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पावटा साहिब के एक स्कूल में क्वारंटीन किए गए 35 लोगों में से एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना का ये मरीज तबलीगी जमात में शामिल होकर लौटा था और एक मस्जिद में रह रहा था, जिसकी पहचान कर पुलिस ने उसके साथ 34 और लोगों को भी क्वारंटीन किया है, जिसमें से अब एक मरीज के कोरोना की पुष्टि हो गई है। कोरोना के मरीज को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। उधर महाराष्ट्र के सतारा में कोरोना के एक मरीज को बेहतर इलाज मिलने के बाद, ठीक होने के बाद छुट्टी दी गई और उनकी रिपोर्ट जब नेगेटिव आई, इस दौरान कोरोना से जंग जीतने के बाद महिला को अस्पताल से जब छुट्टी दी गई, उसी दौरान अस्पताल के स्टाफ ने महिला के डिस्चार्ज होने के समय तालियां बजाई, उनकी विदाई की और उनके ठीक हो जाने पर खुशी जताई। महिला को एम्बुलेंस से उनके घर पहुंचाया गया। तो ये तस्वीरें आज की तारीख की सबसे ज़्यादा बेहतर तस्वीर इसलिए कही जा रही है जहां लोगों में दहशत है कोरोना वायरस को लेकर। वहीं कुछ वॉरियर्स जो हैं वो इलाज कर रहे हैं और कुछ वॉरियर्स हैं वो इस संक्रमण से लड़कर जंग जीत कर बाहर आ रहे हैं। उन्हीं में से एक ये महिला महाराष्ट्र की सतारा से, जिन्हें जब बाहर छुट्टी दी गई अस्पताल से, तो कैसे अस्पताल के स्टाफ के लोगों ने तालियों से उनकी विदाई की और फिर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें घर भेजा गया।
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में छठी क्लास की एक छात्रा ने कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में अपनी गुल्लक में जमा सारे पैसे पीएम केयर्स फंड में दान दे दिए हैं। प्रतिमा नाम की ये बच्ची हमीरपुर के एक गांव में स्कूल में पढ़ती है और कई महीनों से अपनी गुल्लक में पैसा जमा कर रही थी। जब इसने टीवी और रेडियो पर प्रधानमंत्री के दान देने की अपील को सुना तो अपने पिता के साथ एसडीएम के पास पहुंच गई। बच्ची के इस सहयोग पर एसडीएम ने भी खुशी जाहिर की और गुल्लक से निकले 1442 रुपए पीएम केयर्स फंड में जमा करा दिया है। तो ये बच्ची का जो प्रयास है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अमाउंट भले ही छोटा है लेकिन जो प्रयास है वो तमाम प्रयासों के आगे बहुत बड़ा प्रयास है। आज के समय में हर इंसान जो उम्मीद कर रहा है कि शायद उन्हें कहीं से मदद मिल जाए, लेकिन ऐसे में इस बच्ची ने अपने छोटे से अमाउंट को कैसे बड़ा प्रयास बना दिया है। ये तस्वीर इस बच्ची की उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। मेरी गोलक में जो रुपए मैंने 1 साल करीब से इकट्ठे किए हैं वो मैं एसडीएम साहब सरीला के माध्यम से प्रधानमंत्री राहत कोष में पहुंचाना चाहती हूँ। कोरोना से बड़ी परेशानी के बीच केंद्र सरकार ने 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 500 रुपए जमा करवा दिए हैं। सरकार ने महिलाओं के जनधन खाते में पहले किस्त जमा करवा दी है। इसके साथ ही कोरोना से हुए नुकसान से पार पाने के लिए नीति आयोग अगले 4 साल का एक रोड मैप तैयार कर रहा है। साथ ही गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर भी दिया जाए। तो केंद्र सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी तरह से गरीब तबके को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, भले ही वो दूर दराज के ही इलाके क्यों ना हो। कोरोना से बड़ी परेशानी के बीच अब केंद्र सरकार ने 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 500 रुपए की जो जमा किस्त है वो करवा दी है। सरकार ने महिलाओं के जनधन खाते में पहली किस्त जमा करवाई है और इसके साथ ही कोरोना से हुए नुकसान से पार पाने के लिए, उबरने के लिए नीति आयोग अगले 4 साल का एक खाका तैयार कर रहा है। साथ ही गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर भी दिया जाएगा। अगली खबर मुंबई से है, जहां इलाकों को लॉकडाउन में सील किया गया है। वहां पर लोगों को नकद रुपयों की किल्लत से बचाने के लिए मोबाइल एटीएम लाए गए हैं। कांदीवली चारकोप के जिस इलाके को पुलिस ने सील किया है वहां बीएमसी के कहने पर एक बैंक ने मोबाइल एटीएम लगाया और इलाके के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इस मोबाइल एटीएम में ड्राइवर के साथ एक कर्मचारी भी है जो मशीन के सैनिटाइजेशन के लिए इसे लगातार खुला नहीं छोड़ता है। तो बहुत ज़रूरी आज के समय में लोगों के पॉकेट में पैसा हो, उनकी जेब में नकद हो और उसी नकद की कमी ना हो, इसके लिए मोबाइल एटीएम इस वक्त आप देख रहे हैं मुंबई के उस इलाके में जहां पर उस इलाके को पूरी तरह से सील किया गया है। कांदीवली चारकोप का ये इलाका जहां पर बीएमसी के कहने पर एक मोबाइल एटीएम भेजा गया है एक बैंक के द्वारा, जिसे पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बीच कोलकाता में आरपीएफ के जवान बेघर लोगों को खाना खिला रहे हैं। आरपीएफ के जवान अपने पास से पैसा इकट्ठा कर खुद ही सामान लाते हैं और अपने हाथों से ही खाना पकाकर बेघर लोगों को खिलाते हैं। खाना बांटने के दौरान आरपीएफ के जवान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखते हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर आरपीएफ के जवान खुद खाना पकाकर बेघर लोगों में बांट रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से खबर, जहां लॉकडाउन के बीच यहां के थाल सेवा संस्था गरीब और बेसहाराओं की मदद करने में जी जान से लगी है। ये संस्था गरीब परिवारों का पेट भरने के काम में जुटी हुई है। थाल सेवा संस्था 2 वक्त का खाना बनाकर ऐसे लोगों को परोस रही है जो इस समय दाने दाने को मोहताज हैं। आम दिनों में ये संस्था गरीबों को 5 रुपए प्रति थाली में खाना खिलाती है, लेकिन फिलहाल ये उनके लिए बिल्कुल मुफ्त खाना बांट रही है। इतना ही नहीं, 9 सदस्यों की ये टीम जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का भी काम कर रही है। हम लोगों ने ये सेवाएं प्रशासन और शासन के कहने पे चालू करी थी। जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोगों ने यहाँ पैकिंग सिस्टम बना दिया है। पैकिंग सिस्टम से मतलब है कि जो लोग हम यहाँ 1800-2000 लोगों की रोज़ वहाँ जाके मदद करते थे घरों पे जाके, लेकिन अब प्रशासन के कहने पे हम लोगों ने जितने पिकेट्स बना रखे हैं
यहाँ पर प्रशासन ने, उनके वहाँ हम 40-50 पैकेट छोड़ दिया करते हैं, जिससे वहाँ पे नीडी आके वहाँ से उठा लेते हैं और अपना पेट भरते हैं। जब लॉकडाउन नहीं था तब भी खाना बांटते थे, अभी भी खाना बांटते हैं, बट अभी हम लोग बहुत प्रिकॉशंस के साथ करते हैं सब कुछ। पर जिन लोगों के पास खाना नहीं पहुंच पाता उनके तरफ पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी संस्था की है। बिहार के दरभंगा से खबर, जहां लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर घूम रहे भूखे जानवरों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी एक आदमी ने उठाई है। भूखे जानवरों को चारा और सड़क पर घूमने वाले कुत्तों को खाना खिलाने के अलावा ये समाज सेवी जख्मी जानवरों का इलाज भी करवा रहे हैं। तो लोग घरों में कैद हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसे में इन जानवरों के लिए लोग खाना नहीं लेकर जा पा रहे हैं, इन तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में एक व्यक्ति ने पहल की है इनके लिए खाने के प्रबंध को लेकर और इनकी देखभाल को लेकर। कोरोना वायरस से बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। इंस्टीट्यूट के एक डॉक्टर, एक नर्सिंग स्टाफ और एक सफाई कर्मी जांच में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूट में भर्ती 19 मरीजों का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है, जबकि अस्पताल के 45 कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अब तक 3 डॉक्टरों समेत 21 में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में। जी हां, कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं और इंस्टीट्यूट के डॉक्टर, एक नर्सिंग स्टाफ और एक सफाई कर्मी जांच में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जो चिंता की बात है। जिसके बाद इंस्टीट्यूट में भर्ती 19 मरीजों का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। और इधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना पर जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में अब तक कोरोना के 669 केस सामने आए हैं, जिसमें 426 केस मरकज से जुड़े तबलीगी जमात के हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जो डिटेल दी है स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के सत्येंद्र जैन ने बताया है कि कोरोना पर उन्होंने 669 केस बताए हैं, जिसमें 426 केस मरकज के जुड़े तबलीगी जमात के हैं। दिल्ली में अभी पॉजिटिव 669 केसेस पॉजिटिव हैं और जिसमें से मरकज के 426 हैं और बाकी बचे हैं वो बाकी लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया जताया और कहा कि मुश्किल वक्त में की गई मदद को अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी को ट्रैक करते हुए लिखा, मुश्किल हालात में दोस्तों को मिलकर काम करने की जरूरत होती है। अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने के फैसले के लिए भारत और भारत के लोगों का शुक्रिया, इसे हम नहीं भूलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया, जिनके मजबूत नेतृत्व ने इस लड़ाई में न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी मानवता की मदद की है। और इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया जताया और कहा कि मुश्किल वक्त में की गई मदद को अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा है कि मुश्किल हालात में दोस्तों को मिलकर काम करने की जरूरत होती है। अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने के फैसले के लिए भारत और भारत के लोगों का शुक्रिया, इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया, जिनके मजबूत नेतृत्व ने इस लड़ाई में न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी मानवता की मदद की है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, एक तरह से भारत जहां कोरोना वायरस से लड़ रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक जो समर्थन का भाव होता है, मानवता का भाव होता है, वो भी दिख रहा है और उसी बात का जिक्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में किया है। बिल्कुल, ये अमेरिका का राष्ट्रपति अगर माना जाए तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। अगर वो ये कह रहा है कि भारत का धन्यवाद इस संकट की घड़ी में अमेरिका की मदद करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ट्रंप ने जो अगली लाइन लिखी है, विल नेवर बी फॉरगॉटन, यानी इसे कभी अमेरिका भूलेगा नहीं। ये एक नई शुरुआत है, ये एक नई शुरुआत है प्रीति, जो अगर ऐसी बातें याद रहती है आने वाले दिनों में, तो दुनिया की 2 सबसे बड़े लोकतंत्र, 2 ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी के बीच जो कोऑपरेशन है वो लगातार बढ़ता जाएगा। एक नया और इससे एक और संदेश जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसमें मानवता के लिए लड़ाई होगी, मानवता को बचाने की लड़ाई होगी। यहाँ लड़ाई हथियारों की नहीं, आतंक के खिलाफ से ज़्यादा इस बात पर जोर होगा कि मानवता को कैसे बचाया जाए, और ये दोनों देशों के संबंध और गहराएंगे। जी, आप बने रहिए इस वक्त हमारे साथ। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के इलाज के लिए दवा भेजने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की है। ट्रंप के ट्वीट के जवाब में पीएम मोदी ने भी एक ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की बातों से पूरी तरह सहमत हूं। ऐसे हालात में दोस्तों को और करीब आते हैं। भारत और अमेरिका की साझेदारी पहले से मजबूत हुई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मानवता की मदद के लिए भारत हर मुमकिन मदद करेगा। हम सब मिलकर ये लड़ाई जीतेंगे। अमिताभ हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास मैं जाऊं उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के इलाज के लिए दवा भेजने के लिए पीएम मोदी की जो तारीफ की है उस पर ट्रंप के ट्वीट पर जवाब दिया है प्रधानमंत्री ने। पीएम मोदी ने लिखा है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की बातों से पूरी तरह सहमत हूं। ऐसे में ऐसे ही हालात दोस्तों को और करीब लाते हैं। भारत और अमेरिका की साझेदारी पहले से और मजबूत हुई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मानवता की मदद के लिए भारत हर मुमकिन मदद करेगा। हम सब मिलकर ये लड़ाई जीतेंगे। अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, एक तो देश के सामने चुनौती जिसे प्रधानमंत्री मोदी पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो उन्होंने ट्वीट कर अमेरिका को जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के, उसमें ये बता रहा है कि ये लड़ाई मानवता के लिए है और अगर मिलकर नहीं लड़ेंगे तो जीत नहीं सकते और मानवता ही सर्वश्रेष्ठ है इस वक्त। जैसा मैंने जिक्र किया उसमें पहली बात तो यही है कि दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रही है, और ये दोनों देश अगर साथ चल रहे हैं, अगर एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं, तो ये दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। न सिर्फ भारत और अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया के लिए बड़ी खुशी की बात है कि लोकतंत्र का संदेश और मानवता को बचाने का संदेश जाएगा। ये तमाम आतंक के खिलाफ लड़ाई हो चाहे कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो, ये इन दोनों देशों का साथ काफ़ी मायने रखता है। और आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से लगातार दौरे उनके चल रहे हैं। या तो उनका स्वागत नरेंद्र मोदी जब भी विदेश में G20 समिट में गए हो या किसी और समिट में गए हो, लगातार ट्रंप के साथ उनकी मुलाकातें चलती रही हैं। अभी भी गुजरात जब आए थे ट्रंप, उनका स्वागत जिस तरह भव्य तरीके से हुआ था, वो पूरी तरह से अभिभूत होकर भारत से वापस लौटे थे। तो एक तरह से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने दोनों देशों के संबंधों की ऐसी नींव डाली है जो आने वाले दिनों में एक नया ग्लोबलाइजेशन, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी स्थापित कर सकती है। तो एक नया जो दिशा है वो दुनिया की राजनीति को मिल रही है मानवता के इस नए दौर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर खबर बिहार के मुंगेर से आ रही है, जहां लॉकडाउन के बीच लोगों की परेशानियों को देखते हुए मुंगेर पुलिस ने बड़े पैमाने पर राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत पूरे शहर के अलग अलग थानों से जरूरतमंदों को 2000 राशन के पैकेट बांटे गए। साथ ही शहर में सूखे राशन के वितरण के लिए जगह जगह शिविर लगाए गए और हजारों गरीब परिवारों की मदद की गई। बिहार के मुंगेर की तस्वीरें, बड़ी तस्वीर जो इस वक्त दिख रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। लॉकडाउन के बीच लोगों की परेशानियों को देखते हुए मुंगेर पुलिस ने बड़े पैमाने पर राशन वितरण का कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम के तहत पूरे शहर के अलग अलग शहरों से जरूरतमंदों को 2000 राशन के पैकेट बांटे गए हैं। साथ ही शहर में सूखे राशन के वितरण के लिए जगह जगह शिविर लगाए गए हैं और हजारों गरीब परिवारों की मदद की गई है। उत्तराखंड से खबर, जहां पौड़ी में कोरोना के कहर के बीच शहर की सफाई की जिम्मेदारी निभा रहे सफाई कर्मचारियों का इलाके के लोगों ने सम्मान किया है। लोगों ने सफाई कर्मचारी को फूल माला पहनाकर और तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। सफाई कर्मचारी भी लोगों से मिलकर और जो सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ, इसे देखकर, सुनकर, महसूस करके काफ़ी खुश हुए। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वो योद्धा हैं जो आज के समय में हमारे आसपास के हिस्सों को साफ रख रहे हैं और साफ सफाई कोरोना वायरस से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ऐसे में इन सफाई कर्मियों का जितना भी सम्मान किया जाए कम है। और ये पहल उत्तराखंड के पौड़ी में हुई, जहाँ पर कोरोना के कहर के बीच शहर के सफाई का जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों का इलाके के ही लोगों ने सम्मान किया है, फूलमाला पहनाई है, तालियां बजाई हैं उनके लिए।